राजा मान सिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य एवं रंगमंच विभाग। सर्वप्रथम मैं हमारी प्रिय साथी दोस्त गौरी मैम का धन्यवाद देता हूँ कि उनके परम श्रद्धेय गुरु जी को उनके ज्ञान के लिए हमने थोड़ा साथ में ले आए और साथियों के साथ ऐसी दृष्टाएं कर सकते हैं अधिकार के साथ। तो मैं सर्वप्रथम हमारे बीच विराजमान है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारत की जिस परंपरा की हम बात करते हैं, हम लोग जो अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं कि नाट्यशास्त्र सच में इतना जटिल विषय है कि अगर एक व्यक्ति उसको पढ़ना शुरू करे तो अपने अंत समय तक उसको समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब हमारे बीच ऐसे गुरुतुल्य व्यक्तित्व हो तो वो नाट्यशास्त्र जटिल से सरल कैसे हो जाता है, तो ऐसे गुणीजनों के माध्यम से होता है। तो नाट्यशास्त्र का कैसे प्रयोग करते हैं, नाट्यशास्त्र कैसे कार्य करते हैं, ऐसे दैनिकमान नक्षत्र के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तो मैं बिना किसी विलंब के सर्वप्रथम गौरी मैम से और मैं स्वयं से आग्रह करता हूँ कि परम आदरणीय गुरु जी को माला से सम्मानित करने की कृपा करें। पत्रिका है तो मैं गौरी मैम से आग्रह करता हूं को देखते हैं। जैसा गुरु जी ने कहा कि लगातार 40 वर्षों तक नाट्यशास्त्र पर प्रयोग और सिद्धांत पढ़ने के बाद आज वो कह रहे हैं कि अब मुझे नाट्यशास्त्र समझ आने लगा है। कि देखिए उनकी विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण देखिए। तो मैं बिना किसी विलंब के ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, परंतु उनकी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि नाट्यशास्त्र के विषय पर थोड़ा हमें ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। इसी के साथ विशेष रूप से अगर आंगिक अभिनय पर फोकस हो जाए, क्योंकि हम लोग वाचिक करते हैं, आहार भी कर लेते हैं, लेकिन आंगिक में कई जगह फंसते हैं कि मुद्राएं कहाँ पर है या उसको किस ढंग से यूटिलाइज करेंगे। तो उसके ऊपर आप प्लीज़ जितना इन्होंने बताया उतना बड़ा मैं नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ नहीं। अच्छा, ऐसा है कि मैं सबसे पहले संस्कृत पंडितों को गाली दूंगा, क्योंकि नाट्यशास्त्र को उन्होंने बहुत नेग्लेक्ट किया। अछूतों का है ऐसा कह करके उसको, और बहुत दुख होता है कि कई जगहों पर नाट्यशास्त्र का पाठ्यक्रम बना है और इतना वाहियात बनाया है, इतना खराब बनाया है। भोपाल के संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे 2 साल का नाट्यशास्त्र का पाठ्यक्रम चलता है और वो लोग पढ़ाते हैं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है भोपाल में, वो भी 1 साल का पाठ्यक्रम चलाती है जो 10 महीने चलता है और वो भी ऑनलाइन चलता है। और उसकी स्थिति बहुत दुखद है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। इसीलिए कि मुझे लेक्चर देने के लिए बोला और मुझसे बोला कि आप कर्ण और अंगहार पढ़ा लीजिए। दोनों यूनिवर्सिटी से मुझे बुला दिया। मैंने 2 दिन क्लास देके उसके बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सब लोग अपना चेहरा तो दिखाएं, उपस्थित तो रहें। कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा है और कोई किसी तरह से बैठा है, ना अपना चेहरा दिखा रहे और प्रयोग सिखाने को बोल रहे हैं। अब कर्ण और अंगहार जो है हम कैसे सिखाएं? क्योंकि कर्ण को जानने के लिए 8वें अध्याय से, कर्ण 4थे अध्याय में आता है, 8वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक जब तक उसका प्रायोगिक अभ्यास न किया जाए तब तक कर्ण, अंगहार, रेचक, पिंडी बंद ये सब समझना बहुत कठिन है।
और अपने आंगिका अभिनय का बोला है, तो पहली चीज तो ये है कि जितनी भी नाट्य के लिए उपयोगी आंगिक था उस सब का समावेश आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में किया। नाट्यशास्त्र से जो अलग था वो प्रयोग परंपरा में रहा होगा, और वो जो प्रयोग परंपरा थी उस प्रयोग परंपरा का निर्वहन 14वीं-15वीं शताब्दी तक चला है। नाट्यशास्त्र के अस्त्रों का प्रयोग होता है। उदाहरण अथाकस्मि पदाकश्च तथा वैकर्तरीमुखः अर्थचंद्रो ह्यरादश्च शुककुण्डस्ते वच मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कटकामुखः सूच्यास्य पद्मकोशश्च तथा वैसर्पशीर्षकः मृगशीर्षक परोज्ञेयो हस्ताभिनयो भवेत् ताम्बूलकोलपद्मश्च चतुरोघ्नमरस्तथा हंसास्यो हंसपक्षश्च संदंशो मुकुलस्तथा पूर्णनाथस्ताम्रचूडश्चतुर्विंशतिः ये नाट्यशास्त्र का असंयुक्त हस्त, ये 24 ही हस्त है। अब ये 24 हस्तों का प्रयोग हमें 14वीं-15वीं शताब्दी तक नृत्य में प्रयोग होता था, इसके प्रमाण नहीं है, क्योंकि अभिनय दर्पण तो 12वीं शताब्दी में आया और उसमें हस्त 28 हो गए, उनके हस्त भिन्न है। अभी जैसे मैंने हंसास्य ऐसा बताया है, हम लोग इसको क्या करते हैं, कटका मुख बोलते हैं, ये परंपरा से है। वो परंपरा कहाँ की है, और वहाँ पे हंसास्य ऐसा है, संगम ऐसा है, तो अंतर ये होता है। हम लोग हंसास्य में अभिनय दर्पण नहीं करते और संगम हमारे ये, तो संदंश का अर्थ क्या होता है, संदंश का मतलब होता है सेंसी। ऐसे समझते हो, बंजारे लोग जो बनाते हैं कोट पीट के बर्तन उठाने के लिए, तो ऐसा रहता है ना, संदंश उसको कहते हैं, सेंसी बोलते हैं, तो संदंश। अब एक हस्त का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, आजकल हो रहा है, वो है ये हस्त। ये बिल्कुल अशुद्ध है, लोग हर जगह पर इसका प्रयोग कर लेते हैं, ये बिल्कुल अशुद्ध है। क्या किसी जानवर का पंजा तुमने ऐसा देखा है, शेर का पंजा भी ऐसा होता है? नहीं होता। इस हस्त का नाम है पूर्ण नाम, नाट्यशास्त्र में। अब पूर्ण नाम का मतलब होता है मकड़ी। हम लोग उपयोग करते हैं सिर्फ ज़्यादा समय ये पूर्ण नाम। देखिए दुर्गा का शेर बताने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, वो अशुद्ध है, अशुद्ध है। ऐसी ही एक बहुत छोटी सी बात है, नाट्य वो है जिसमें 4 अभिनय होते हैं, नृत्य वो है जिसमें सिर्फ 3 अभिनय होता है। नृत्य में कौन सा अभिनय नहीं होता? और क्या आएगा? एक पाची बोल दिया। नहीं बेटा, संगीत रत्नाकर में आचार्य प्रहलीनाथ ने अपनी कमेंट्री में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नृत्य में आहार्य अभिनय नहीं। सब लोग कहते हैं नृत्य में वाचिक अभिनय नहीं है। आचार्य भरत वाचिक अभिनय का शब्द और जो परिभाषा देते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी ध्वनि जिसका प्रयोग हम नाट्य में करें तो वो वाचिक होता है। ध्वनि ध्वनि 10वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया ध्वन्यालोक, और ध्वन्यालोक में कहते हैं काव्य
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति उच्यते। साउंड, हमारी भाषा क्या है? साउंड है, ध्वनि है। हम जो शब्द बोल रहे हैं ये सब ध्वनियां हैं। अब आंगिक आहार कैसे अभिनय नहीं है? नृत्य में हम लोग पात्रगत या जैसी आवश्यकता है वैसा आहार्य नहीं करते, वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन एक ही रहती है। हमें सीता बनना हो तो हमें सिर्फ एक हस्त रखना है, राम बनना हो तो हमें सिर्फ एक हस्त रखना है, लेकिन हम राम का वेश नहीं करते, इसलिए आहार्य नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ। और मैं 13वीं शताब्दी के ग्रंथ का उदाहरण दे रहा हूँ। कल्वीनाथ ने बकायदा टीका में लिखा और तर्क के साथ किया। अब एक और चीज, आजकल जैसा रंगमंच होता है, आचार्य ग्रंथ के समय में वैसा रंगमंच नहीं होता। अभी आपने बोला कि आंगिक अभिनय के प्रयोग की बात, तो मैं प्रयोग की बात पर ही आता हूँ, लेकिन मंच से शुरू कर रहा हूँ। हमारा मंच कैसा होता था भाई? इस हाथ से गेंदा जाता था। अब हो सकता है उनके हाथ ज़्यादा लंबे हों तो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन कितना फर्क होगा? इतना, इससे ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता। तो सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता था वो मध्यम 64x32, 64 हाथ और 32 ऐसा। ठीक, अब उसका आधा तो ऑडियंस के लिए होगी, मैंने 32x32 ऑडियंस को चला गया, 32x32 हम लोगों के लिए रह गया, और प्रयोगता के लिए 32x32 में उसमें भी आधा 16 तिगड़ा बन गया, और बच्चा कितना 16x32, और उसमें 8x8 जो है वो मतवाहिनी दोनों तरफ निकल गया, रंग शीर्ष और रंग बीज बना, और रंग जो दोनों प्रवेश निर्गम द्वार है उसके बीच में कुतप विन्यास हो गया। अब रंग पीठ और रंग शीर्ष में हम यदि मुख्य काम कर रहे हैं, रंग शीर्ष पे कर रहे हैं या रंग पीठ पे कर रहे हैं, तो कितनी रंग मिलती है? बहुत कम, मैंने 8x8 या 8x16, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आंगिक में जहाँ पर चारी आती है वो कहते हैं कि एक कदम रखना चाहिए, एक पैर का तो चाहिए। और मंडल, जहाँ अपने 10 मंडलों की जो चर्चा करते हैं, तो 10 मंडल का मतलब ऐसे घूम कर कैसे आती है। तो फीडबैक कर रहे हैं, हल्का सा घुमा दो। हाँ, मुझे जैसा फीडबैक कर रहे हैं बार बार हो। तो मंडल का तात्पर्य यह है कि मंच पर ऐसे घूम करके आया, और उस समय के आचार्य भरत जो थे उनके लगभग समकालीन थे भास, महाकवि भास। भास के नाटकों को हम देखें तो भास के नाटकों में पात्र बहुत कम है। उनके शुरू के नाटक में स्त्री पात्र तो है ही नहीं। पूर्वभंगम, दूतवाक्यम, ऐसे कई नाटक ऐसे 13 नाटकों में से हम वो स्त्री पात्रों वाले नाटक को छोड़ दें। मध्यम व्यायोग में हिडिंबा एक पात्र है, उसको कोई भी पुरुष कर सकता था, राक्षसी पात्र है, तो ऐसा कोई अलग कैरेक्टर नहीं। लेकिन कितने पात्र होते थे? 3-4, उससे ज़्यादा नहीं। भीड़ नहीं होती थी। आज हम लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो 3-4 पात्रों से काम होता था। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाते थे। तो आंगिक अभिनय का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना कि हमारा मंच कितना बड़ा है, उस मंच के हिसाब से हमें अपने स्टेप्स लेने हैं।
चारियाँ 32 चारियाँ बताई। 32 चारियों में 16 भौम्य हैं और 16 आकाशिकी हैं। भौम्य चारी का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन से पाँव नहीं उठाना, ज़मीन से पाँव उठाना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और आकाशिकी चारी का मतलब ये नहीं है कि हम हवा में ऐसे ऐसे उड़ने लगे, नहीं, पाँव अधिक उठा करके दूर तक रखना हो आकाशिकी चारी। तो ये जो चारियाँ हैं, इन चारियों की विशेषता ये है कि इन चारियों के मिलन से मंडल बनते हैं। अब एक बहुत आश्चर्य की बात तुम लोगों को बताऊंगा। जब वो चारी और मंडल का उपयोग करते हैं तो उसमें एक शब्द को डालते हैं सौष्ठव। सौष्ठव एक शब्द है। सौष्ठव का मतलब होता है शरीर की बनावट। एक तो ऊपर वाला देता है जो हमें माता पिता से मिलता है, एक वो शरीर हो गया। एक दूसरा शरीर है जिसे हम बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो ये सोचो कि आचार्य भरत कितने मॉडर्न थे। तुम लोग सोच भी नहीं सकते वो बात उन्होंने कही है। उनको कहते हैं कि वस्ती क्रिया करना चाहिए सबसे पहले। वस्ती क्रिया समझते हो? नहीं। वस्ती क्रिया मतलब ऐसी औषधि लेना जिससे पेट साफ हो जाए। वो रात को लेना और सुबह सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाए। फिर उसके बाद में तेल अच्छे से लगा करके शरीर को भित्ति पकड़ करके, दीवार पकड़ करके अभ्यास करना। आज जितनी भी पहले टेक्निक सिखाते हैं, तुम देखो उनके यहाँ पर स्टूडियो में बार लगे होते हैं। जितने भी मॉडर्न टेक्निक वाले हैं, आचार्य भरत ने बात 2500 वर्ष पूर्व लिख दी है। और वो ये कहते हैं भित्ति पकड़ के पहले अभ्यास करना, शरीर को तैयार करना। वो शरीर तैयार होने के बाद में शरीर में एक सौष्ठव आता है। बॉडी बिल्डिंग नहीं कहते, वो सौष्ठव कहते हैं। सौष्ठव मतलब एक सौंदर्य। आप खड़े हों तो लगे कि आप डांसर हैं, नर्तक हैं, नर्तकी हैं, आप रंगमंच के लिए तैयार हैं। और बिना नृत्य के जितने भी अंगहार करण हैं, ये सब नृत्य हैं। नृत्य है। और नृत्य सिर्फ इसकी बहुत सुंदर डेफिनेशन अभिनव करते हैं, गात्रस्य विलासक्षेपम। शरीर का सौंदर्य पूर्वक हलन चलन नृत्य है। गात्रस्य विलासक्षेपम। तो सुंदर ढंग से, जिसमें बहुत ज़्यादा चमत्कार ना हो, एक्रोबेटिक मूवमेंट्स ना हो। अब जो हम देखते हैं आजकल वो चमत्कार ही होता है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वाह ऐसा कर लिया शायद, लेकिन वो भी तो अभ्यास से किया है ना। हम नहीं कर सकते कि हम भी कर सकते हैं, हम भी अभ्यास से कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कालिदास के शब्दों में कहूँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ भी करना है तो शरीर सबसे पहले है। तो पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए, उसको तैयार कीजिए। हमें क्या करना है उसके लिए हमें शरीर को तैयार करना है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले हमको एक्सरसाइज करना जरूरी है। थिएटर में आजकल लोग बाग डेवलप कर रहे हैं एक्सरसाइज करना। बहुत से लोग दौड़ाते हैं, कराते हैं। प्रभात दादा थे, प्रभात गांगुली, भोपाल में, वो कराते थे। बहुत से लोग आजकल छऊ टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, छऊ का उपयोग कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। और छऊ एक तरह से मार्शल आर्ट की टेक्निक है, उसका उपयोग कर रहे हैं। कई लोग कलरी पाइटू का उपयोग कर रहे हैं, कई लोग थांगटा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर तैयार करने के लिए। वहाँ पे कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, मसल्स नहीं बनते, लेकिन शरीर में लचीलापन आता है। तो हमें पहले अपने शरीर को लचीला बनना है। और फिर उसके बाद आचार्य भरत ये कहते हैं कि खान पान पर ध्यान देना है।
हमें कैसा अन्न ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारे शरीर का लचीलापन बना रहे, वो ध्यान रखना है। तो भोजन भी होना चाहिए। आंगिक अभिनय करने के लिए शिर, दृष्टि, ग्रीवा जो 8वां अध्याय है वो पूरा जानना चाहिए। 9वां अध्याय आता है जिसमें पूरे हस्त को लेकर के है, असंयुक्त, संयुक्त हस्त और नृत्य हस्त, ये सब है। फिर उसके बाद दशम में वो चारी विधान कहते हैं, 11वें में वो मंडल बताते हैं। अब जैसे मैं अभी नीचे बात कर रहा था कि भूत, भविष्य, वर्तमान की बात, वो आते हैं 13वें अध्याय में, कक्षा विभाग में कहते हैं। कक्षा विभाग क्या है? हाँ, संस्कृत नाटक में सेट नहीं होता था, बस एक चक्कर लगाया, आइए महाराज ये प्रमदवन है, देखिए प्रमदवन देखिए, और प्रमदवन का वर्णन शुरू हो जाता था कि ऐसे पेड़ हैं, इतने सुंदर सुंदर लताएं हैं, इतने सुंदर ढंग से फूल खिले हुए हैं, फलाना बकुल फूल है, मौलसरी है, फलाना है, इनका है, वर्णन हो जाता था। वो दृश्य सामने लोगों के खड़ा हो जाता था। हमें भविष्य में जाना है तो हम एक चक्कर लगा के भविष्य में पहुंच जाएंगे। हम दूसरा इस दिशा में चलेंगे तो हमें क्या, कौन सी जगह है, इस दिशा में चलेंगे तो कौन सी जगह है। हमें स्वर्ग जाना है तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग कोई ऊपर चढ़ के जाने की जरूरत नहीं, उसको रस्सी बांध करके ऊपर उठा दिया और स्वर्ग पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। वहीं पे थोड़ा सा घूम लिया, स्वर्ग हो गया। ये हमारा स्वर्ग है। ये इंद्र बैठे हुए हैं सिंहासन पर, आइए उनसे मिलते हैं। और कहिए महाराज कैसे हैं? हम पहुंच गए इंद्र के पास। तो कहने का ये है कि छोटी सी जगह का बिना किसी प्रॉप्स के इस्तेमाल करना, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेट डिज़ाइनिंग के बारे में बात नहीं की है। व्याजिम संधिम वेष्टिम, बिल्कुल, ये जो पहना हूँ इसको वेष्टि कहा जाता है तमिल में। वेष्टि का अर्थ, वेष्टिम का मतलब होता है रैप, रैप्ड। आजकल लड़कियां पहनती हैं रैप अराउंड, रैप अराउंड बोलते हैं। वो क्या वेष्टि है, क्योंकि लपेटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने नीचे बात कही थी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं दिखा सकते, हम दिखा सकते हैं, और हमें बस उतना करना है। अब शाम का समय है, हम 7 बजे अपना नाटक शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें बताना है कि सुबह हो गई। सुबह हो गई बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्वनि का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे प्रयोग? पहले तो बहुत आसान था। ऑल इंडिया रेडियो में एक वो ट्यून बजती थी, वो बजती थी, वो ट्यून लगा देते थे और सुबह हो गई। सब लोग समझ जाते थे कि सुबह हो गई, है ना? तो ये भी, वो भी वाचिक में आ गया, ध्वनि भी वाचिक में आ गई। हाँ, मुर्गे की बांग दे दी, सुबह हो गई। पक्षियों की चहचहाहट बता दी, सुबह हो गई। हाँ, शाम बताना है तो पक्षियों का कलरव, शाम के समय कैसे पक्षी बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो कलरव बता दिया, संध्या हो गई। मंदिर का घंटा बजा दिया, संध्या की आरती दिखा दी, हो गई, शाम हो गई। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। तुम लोगों ने विनियोग सीखा हो तो मासे संवत्सरे, मासे संवत्सरे, ये सूर्योदय होता है और ये सूर्यास्त होता है। तो कौन सा महीना, कौन सा दिन? कई मास तिल गुरु सतिल हो जाता है। हम लोग एक ही हस्ते दिखा देते हैं। तो हमारे इस शरीर में वो शक्ति है, आंगिक अभिनय के द्वारा हम कुछ भी दिखा सकते हैं, और हमारी वाणी में वो शक्ति है कि हम कोई भी समय उपस्थित कर सकते हैं। इसकी परिकल्पना वेस्ट में नहीं थी। उनके नाटक जो होते थे वो होते थे कि यदि एक
एक समय का नाटक है तो उसी समय में ख़त्म होना चाहिए, ये परिकल्पना थी। लेकिन हमारे यहाँ पुराने कोई भी नाटक देख लो, कालिदास का शाकुंतल देख लो, प्रथम अध्याय से लेकर के शकुंतला प्रौढ़ा हो जाती है तब तक पूरा नाटक चलता है। प्रथम अध्याय में वही जस्ट कन्या है, नवोढ़ा नायिका है, और सप्तम अध्याय अंक तक आते आते वो माता है। हाँ, वो भरत पूछता है माता क एष, ये कौन है? तो वो कहती है वत्स तव भाग्य धियानी पृच्छ, तुम अपने भाग्य से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो, अपने भाग्य से पूछो कि ये कौन है। ये नहीं बोलती कि तुम्हारे पिता हैं डायरेक्ट, वही बोलती तुम अपने भाग्य से पूछो। ऐसे और चमत्कार किसको कहते हैं ये हमको कालिदास ने सिखाया। छोटी सी अंगूठी, महाभारत के इसमें अंगूठी नहीं है। महाभारत का जो दुष्यंत है वो लंपट है, वो बहुत ही साधारण व्यक्ति है। वो वहाँ शादी करके आता है, यहाँ पर अपनी मर्यादा दिखाने, अपनी ऐड दिखाने के लिए मना कर देता है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। फिर उसके बाद मान जाता है और रख लेता है। महाभारत का जो वर्णन है, दुष्यंत शकुंतला की कहानी का जो वर्णन होता है। लेकिन कालिदास ने क्या किया, एक अंगूठी डाल दी। इस अंगूठी में जब तक तुम मेरे नाम पे अक्षर गिनोगे तब तक। लेकिन एक शाप आ गया, दुर्वासा जी ने बोल दिया है कि जिसको तुम ध्यान कर रही हो उसको तुम्हें भूल जाए। राजा की मर्यादा रखी एक तरफ शकुंतला की मर्यादा भी रखी। नारीत्व क्या होता है, कालिदास की नायिकाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, और उन नायिकाओं में भी सभी, कोई भी, चाहे पार्वती हो, चाहे इंदुमती हो, चाहे सीता हो, चाहे उर्वशी हो, चाहे शकुंतला हो, चाहे मालविका हो, ये श्रेष्ठ नायिकाएं हैं। तभी तो वो इतनी बने शक्ति के साथ कहती है रे शठ। शठ बहुत बड़ी गाली होती थी। शठ बोलती है, धूर्त, अपने पति को धूर्त बहने कहने की हिम्मत रखती है। कुमार संभव के 7वें अध्याय में शिव जी कहते हैं कि तव दासो हम, मैं तुम्हारा दास हो गया आज से। वो शक्ति पार्वती में थी, पार्वती ने तपस्या करके प्राप्त की थी। वो परीक्षा लेते हैं, वपुर विरूपाक्ष अलक्ष जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम। ऐसा व्यक्ति जिसकी 3 आंखें हैं, बेढंगा है, जो सांप पहना रहता है, ऐसे व्यक्ति के साथ तुम शादी करोगी? तब वो कहती है, उसका उत्तर देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नारी का सर्वश्रेष्ठ चरित्र हमें संस्कृत नाटकों में मिलता है। हमको उतना स्ट्रांग बनना है कि हम कह सकें कि गलती यहाँ पर है, यू आर रॉन्ग। हमें शक्तिशाली बनना है तो हम उतनी शक्ति पाएं। कैसे पा सकते हैं? अपने आप को समझदार बना करके। रील बना के नहीं पाओगे। है कि नहीं? बोलिए। तो हमें परिश्रम करना है और आंगिक का उपयोग कैसे करना है। एक प्रेसरा ग्रीवा बताया है। प्रेसरा मैंने ऐसा, ऐसी गर्दन कहाँ पर मुझे हमारे ग्रीवा कहते हैं। प्रेसरा ग्रीवा, लकड़ी का बड़ा गट्ठर कंधे पे डाल के क्या होता है? अरे वाह, हमें अभी नहीं करना है लकड़ी का गट्ठर लाद के जाने का, तो ऐसा प्रेसरा ग्रीवा करके चलो। अब इन्हें भारत की और आंगिक की ताकत है हमारी, उस ताकत को उपयोग करना चाहिए। मैं तो सब याद करके बैठा हूँ, मुझे सब याद है। समानता, प्रश्न, रुचिका, 9 प्रकार
प्रकार के विवाह पे थे, 13 प्रकार के गर्दन आत्मवेदम कंपितम च कंपितम एव च परिवारिणम आभूतम और उद्धवतम नाचितम। हम सिर पे खड़ा रखते हैं तो हमारा ऐसा झुका होता है, हम सिर पे कोई भी बोझ ढोते हैं तो हमारा सिर झुका। ये हमें ध्यान रखना आगे का मेरे का प्रयोग में बता रहा है कि हम कैसे करना है। हम ऐसे सिर पर रख के सामान रख के नहीं आ सकते, थोड़ा सा नीचे करके। अब किसी ने बाल पकड़ नीचे ये उचित है या अनुचित, ये चीजें, तो ये माइन्यूट चीजें जो आचार्य भरत ने नोट की हैं वो हमारे बहुत काम से, चाहे वो नाट्य हो चाहे नृत्य हो। नृत्य में भी हम संयोजन कर रहे हैं, कुछ कंपोज कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत काम है। अब जैसे मैंने ये कहा था कि हस्तों का प्रयोग नाट्य शास्त्रीय वो की 15वीं शताब्दी तक मिलता है। उसका एग्जाम्पल देता हूँ। सरस्वती महल तंजौर लाइब्रेरी से, तंजौर की लाइब्रेरी से एक गीत गोविंद छपा जिसमें हस्तों का अभिनय है, वो अवेलेबल है पुस्तक। उसमें 24 असंयुक्त हस्त और 2 हस्त उसमें और जोड़े हैं, वो एक मयूर है और एक अर्धकथा। ये 2 हस्त नाट्यशास्त्र में नहीं है, मयूर और अर्धकथा। इन 2 हस्तों का माने 26 हस्तों के साथ गीत गोविंद का 17वें तक, क्योंकि 2 मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे तो 17वें गीत गोविंद तक, 17वें चैप्टर तक मिलता है, 17वें अष्टपदी तक, उसके बाद नहीं मिलता, तो वो छपा हुआ है। तो मतलब प्रमाण है कि वहाँ पर उसके बाद अभिनय दर्पण ने टेक ओवर किया और लगभग सभी शास्त्रीय नृत्य अभिनय दर्पण को करने लगे। तब हस्तों की संख्या ज़्यादा जरूरत पड़ी तो अभिनय दर्पण आ गया। अब एक और चीज़, वो श्लोक मालूम है, नाट्यम तन्नाटकम चैव पूज्यम पूर्व कथायुतम भावाभिनयहीनम तु नृत्यमित्यभिधीयते रसभाव व्यंजनादियुक्तम नृत्यमिदीर्यते एतन नृत्यम महाराज सभायां कल्पयेत् सदा। इसके साथ एक और है, हाँ, हस्तेनार्थम प्रदर्शयेत्। ये मालूम है, हस्तेनार्थम प्रदर्शयेत्, हस्तों से अर्थ को दिखाना। हमारे नृत्य का काम क्या है, हम हस्तों से अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। भरतनाट्यम सटीक उसका उदाहरण है, एक एक शब्द के लिए एक एक हस्त है। हस्तेनार्थम प्रदर्शयेत्, हम नाट्य नहीं करते। इसीलिए पुरानी जो कंपोजिशंस हैं जो हमारे गुरुओं ने की हैं उसमें मनोधर्म नाट्य नहीं बनता था। हाँ? माने एक 3 आँख से जैसे जलाया ऐसे आप मुझे न करें, मैंने तीसरी आँख खोल करके आपने जैसे कामदेव को जलाया वैसे मुझे न करें। कोपम से ये पूरा सिर्फ एक लाइन में वो पूरी कहानी कह दी, वो चीज़ समझना है हमें। पूरा वो बताने की जरूरत नहीं कि काम दहन हुआ और ये हुआ और उसके बाद आप तीसरी आँख खोल के ऐसे नहीं, ये नहीं है। हमारी टीचर तो कहती थी कि नाट्य नहीं बनने देना है, नृत्य को नाट्य नहीं, मनोधर्म के नाम से अब नाट्य होने लगा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो हमारी परंपरा ऐसी है, हम अपना नया कुछ करें, हम समूह में करें, तो अब हम उसमें कथानक जोड़ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन वो फिर नृत्य नहीं कहलाएगा, वो नाट्य कहलाएगा। तो नृत्य में आहार्य अभिनय नहीं होता, नाट्य में चारों अभिनय होते हैं। इसलिए नाट्य जो है वो रसानुभूति कराता है, नृत्य आनंद की अनुभूति कराता है। रसानुभूति नाट्य में ही होती है क्योंकि वो परिपाक है। रस जो है वो ऐसा है जो फाइनल प्रोडक्शन है। हम अभिनय करते हैं स्थायी भाव का, हम सिर्फ स्थायी भाव दिखाते हैं, उसके साथ संचारी मिली रहती हैं। हम कभी भी रस की अभिव्यक्ति नहीं करते।
श्रृंगार रस के नाम पर लोग सजना धजना शुरू करते हैं, वो भी देखा है मैंने, लेकिन वो श्रृंगार रस नहीं है, वो श्रृंगार है, सजना धजना है, वो रस नहीं है। श्रृंगार रस तो जब तक नायक नायिका नहीं होंगे तब तक श्रृंगार रस नहीं होगा, रस तो वहीं होगा, रस की अनुभूति। लेकिन करते क्या है, हम स्थायी भाव दिखाते हैं, रति दिखाते हैं। फिर भक्ति और वात्सल्य ये दो जुड़ गए, लेकिन भक्ति वात्सल्य का वर्णन भी नाट्यशास्त्र में है। अभिनव अपनी टीका में लिखते हैं कि रति यदि माता के प्रति हो तो वो स्नेह अलग है, रति यदि बच्चे के प्रति हो तो अलग है, रति ईश्वर के प्रति हो तो अलग है। ये अभिनव गुप्त बराबर समझाते हैं, लेकिन हम लोग समझना नहीं चाहते, हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो मैंने जो सबसे पहले वाक्य कहा था कि पंडितों को, संस्कृत पंडितों को गाली बकना है, वो इसीलिए कि उन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया। पूरा साहित्य शास्त्र भरत पर निर्भर है, चाहे साहित्य दर्पण हो, चाहे काव्य प्रकाश हो। नियतकृत नियम रहिताम भादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम भारतीर कवे जयती। काव्य प्रकाश में मम्मट कहते हैं, पहला श्लोक है उनका, वो कहते हैं कि नवरस रुचिराम, ब्रह्मा की रचना तो षड रस की है, हाँ, लेकिन हमारी जो रचना है तो ये आया कहाँ से रस, 8 रस आए कहाँ से है? आचार्य भरत से, भरत की देन है। आप वहाँ से लेते हैं और उसके बाद उन्हीं को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं तो आज हर सभा में गाली देता हूँ, हाँ, चाहे इसको कोई बुरा माने या ना माने, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा। आचार्य भरत के रस सिद्धांत को और वो लेकर के पूरे साहित्य की सृष्टि हुई। कितने सारे साहित्य के ग्रंथ लिखे गए, कितने नाम गिना सकता हूँ, और अभी भी रचे जा रहे हैं। लेकिन कोई भी छंद को लेकर के कितने छंद हैं संस्कृत में, उन छंदों से कहीं अधिक छंदों का वर्णन वाचिकाभिनय में आचार्य भरत करते हैं। एक अक्षर से लेकर के 13 करोड़ से अधिक की संख्या उन्होंने दी है, उतने अक्षर तक आप छंद बना सकते हैं छंद इनके पास। कहाँ है पंडित लोग, बुलाइए छंद, 13 करोड़ का छंद बना के दिखाइए हमको, नहीं बना पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य भरत ने ऐसे ही गर्भोक्ति नहीं की है कि न तत्ज्ञानम न तत्शिल्पम, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं दिखा सकते नाट्य में, वो है, हम दिखा सकते हैं। और वो संभव है कैसे? हमारे आंगिक से, हमारे वाचिक से, हमारे आहार्य से। आहार्य नहीं भी है तो जो है उसी में हम काम करके दिखाएंगे। आहार्य के चैप्टर में एक शब्द आता है प्रतिमुख, प्रतिमुख आता है, और प्रतिमुख को लोगों ने गलत अनुवाद किया मुखौटा। वो मुखौटा नहीं है, वो जर्जर के साथ स्थापित करने वाला एक चीज़ है, जर्जर। हाँ, लेकिन पंडितों ने अनुवाद कर दिया प्रतिमुख बने मुखौटा। मुखौटे का वर्णन आता है नाट्यशास्त्र में, मुखौटे का बात ही नहीं करते। जर्जर जब हम बनाते हैं तो जर्जर में वो कहते हैं कि पका हुआ बेल फल लीजिए, उसमें छेद कीजिए, उसको अंदर से खाली कीजिए, और उसके बाद उसको जलाइए, उसके भस्म को लेकर के उसको रंग कीजिए, उसमें आँख बनाइए और वो कीजिए, और वो ऊपर से उसको रखिए जर्जर में। उससे भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये जितने भी विघ्न हैं वो दूर भागेंगे। वो है प्रतिमुख। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको पंडितों ने, हमारे संस्कृत विद्वानों ने हम लोगों को भ्रमित किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को नाट्यशास्त्र पढ़ना चाहिए, चाहे वो नाट्य का हो, नृत्य का हो, या वोकल का हो, या इंस्ट्रूमेंटल का हो, और उसको समझना चाहिए। समझें, उसको समझें। समझ कर कोई रंगमंच नहीं टिक सकता। हमारा मंच उतना श्रेष्ठ है क्योंकि नाट्यस्मिन् या न दृश्य,
धन्यवाद। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसके बाद मैं आभार करना चाहूँगा। नाट्यशास्त्र की परंपरा में प्रयोग वर्तमान, जैसे कावलम नारायण पणिक्कर जी ने किए, है ना, फिर रतन थियाम जी ने लोक के प्रयोग किए, हबीब तनवीर जी ने लोक के प्रयोग करके किया मिट्टी की गाड़ी नाम से, और भी नाटककार कर रहे हैं, वर्तमान में पियाल भट्टाचार्य भी कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से मतलब एग्जैक्ट नाट्यशास्त्र की परंपरा वैसे नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या है, किसको माने, कौन करीब है और कौन उस विधान को प्रॉपर करने के नजदीक पहुंच रहा है, अगर प्रयोग की दृष्टि आप इसका मानो। प्रयोग की दृष्टि से सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हम समुद्र के सामने खड़े हो जाएं और दूर 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 सब लोगों से कहें कि आप लोग फ़ोटो खींचिए, और एक फोटोग्राफर कहे कि मेरा फ़ोटो ही समुद्र का फ़ोटो है, बाकी सबका फ़ोटो गलत है, तो वो नहीं है। जितने लोग प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी दृष्टिकोण से प्रयोग कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि एक ही मंच पर रतन थियम जी और कावलम पणिक्कर जी और मैंने प्रयोग किया, और वो था विक्रम ऋषि का चतुर्थ अंग। हमने उसको नाट्यशास्त्रीय तरीके से हमने कंपोज किया था और उसको डायरेक्ट किया था कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने, लेकिन उसका पूरा नृत्य संयोजन मैंने किया था, और पद्मा सुब्रमण्यम जी उसकी साक्षी थी। उन्होंने ये कहा कि भरत का प्रयोग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कारण ऐसा हुआ, लेकिन जो मुझे गुरुओं ने समझाया, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो प्रयोग बहुत अधूरा था, बचकाना था, क्योंकि 82 में मेरी उम्र क्या थी, बहुत छोटा था, तब मेरी समझ इतनी थी। आज मुझे कोई कहे प्रयोग करने को, तो मैं उससे कई हजार गुना कोई अच्छा कर सकता हूँ। आज मेरे सामने अभी भी एक समस्या है और मैं उस समस्या का निराकरण करना चाहता हूँ, और वो समस्या है कि वाचिक कैसा होता है भरत के काल में। मैं समस्या मानता हूँ अभी भी, और मैंने अपनी एक विद्यार्थी को इस समस्या से पर बात की थी, उसने वाचिक अभिनय पे PhD की। अब यदि हम प्रयोग करें, हस्तों के साथ प्रयोग करें, तो हम करेंगे आह दुरात्मन रक्ष तिष्ठ तिष्ठ, मैंने इतना स्लो हो जाएगा, तो ये तो वाचिक नहीं, ये वो वाचिक नहीं हुआ जो हम लोग सुनते हैं, क्योंकि इतनी टूट करके आएगा तो कन्वे कैसे होगा। तो ये मेरे पास अभी भी समस्या है, मुझे इसका उत्तर कोई दे। आह दुरात्मन रक्ष तिष्ठ तिष्ठ, ये विक्रम ऋषि के चतुर्थ का है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या अब कावलम जी ने प्रयोग किया, कावलम जी के पास कुटियाट्टम था, उन्होंने कुटियाट्टम की शैली में प्रयोग किया, इसलिए उनका क्या होता था, ओ मध्यम इतस्ताव, क्योंकि वो हस्त कर रहे हैं। रतन थियम जी ने प्रयोग किया, उन्होंने अपनी लोक शैलियों को बहुत बढ़ावा दिया, लोक शैलियों का प्रयोग करके उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया। अब मेघदूतम किया, सब पूरा अच्छे से हो गया, सब अच्छा हो गया। अंत में एक आदमी आया ओवरकोट पहन के, रतन थियम स्वयं वो सूटकेस दे करके सिगार फूकते हुए मंच पर चले गए। अब मेघदूतम, वो सिगार उनका प्रतीक था बादल का, मेघदूतम के, और वो यात्रा का प्रतीक था सूटकेस, और वो ओवरकोट पहने हुए थे। मुझे तो समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से प्रयोग किया, हबीब तनवीर जी ने प्रयोग किया, चरणदास जो
वो प्रयोग उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ी शैली की जो उनकी नाचा जो प्रयोग होता था उसके आधार पर वो सुंदर लगा, लेकिन वो भी भरत का प्रयोग नहीं लोग आ गए। तो अभी भी हमें भरत के प्रयोग की तलाश है और हमें तलाश करनी है और हम लोग करके रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत अल्प समय में गागर में सागर हमें प्राप्त हुआ है और मैं तो गौरी मैम से ये आग्रह करूँगा कि आदरणीय गुरु जी से समय लेकर 15-20 दिन के लिए दोनों विभाग मिलकर बुलाते हैं और नाट्यशास्त्र की प्रथम अध्याय से लेकर 36वें और 37वें अध्याय तक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ उसको हम समझें, क्योंकि हम लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है जिस हिसाब से, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिनका ज्ञान अगर हम नहीं ले पाए तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं एक रास्ते पे जा रहे हैं। हम भी, जैसे मैं भी संस्कृत ड्रामा करता हूँ, कुछ नई चीज़ें निकालना पड़ती हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है कि सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रयोग के नाम पे प्रयोग हो गया, कुछ भी हो गया। तो निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से परम आदरणीय कोमल सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, गौरी मैम का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर इन बच्चों को और हमें भी लाभान्वित किया, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कम खाना खाता हूँ, इतना सा खाना खाता हूँ, बस खाना मिल जाए और रहने को जगह मिल जाए तो मुझे कोई धन की आवश्यकता तो होगा, तो वो ईश्वर का दिया हुआ है। तो ऐसे भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे, कभी भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। ठीक, बहुत आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी अनुवादकार ने नाट्यशास्त्र को दोनों से व्याख्या की है, अच्छे से नहीं समझाया है, लेकिन जो सबसे अच्छा अनुवाद मिलता है वो आचार्य मधुसूदन शास्त्री वाला है। वो तुम्हें 3 भाग उपलब्ध होंगे, उसमें PDF फाइल में ऑनलाइन अवेलेबल है, 3 भाग। क्या नाम रहेगा? आचार्य मधुसूदन शास्त्री। अच्छा, मधुसूदन नाट्यशास्त्र सबसे अच्छा है, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं। हमको तो हमें ईश्वर की कृपा हम कहेंगे, हमें प्रेमचंद शर्मा जी, अमरेश दत्त जी, इन लोगों का सानिध्य मिला और इन लोगों ने मुझे प्रेरित किया पढ़ने के लिए। और आपने तो बोल दिया कि 15 दिन में 1 से 36 तक मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी 36वें अध्याय तक पहुँचा हूँ। 36वें अध्याय तक पहुँचा हूँ। हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी समझने बाकी, हम लोग उसको समझे बिना आगे बढ़ते जाते हैं और उसके लिए अलग अलग व्यक्ति चाहिए। मेरे मन में एक निश्चय है कि मैं इसका एक पूरा वीडियो बनाऊँ और उसको मैं सबके लिए उपलब्ध कराऊँ, और उसके लिए मैंने कई विद्वानों से बात किया है। मुझे कोई आर्थिक सहयोग मिले ना मिले, लेकिन मैं उसको बहुत विद्यमान, लेकिन तुमको पढ़ना है तो आचार्य मधुसूदन शास्त्री वाला सबसे बेहतर है।